वेव फ्रंट्स के बारे में है। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स का जो है कलेक्शन जो होता है किसी भी मीडियम में जो वाइब्रेट करता है एक ही फेस में, उसको कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, ये कर लिया था कल। शेप उसी के बेस पे होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पॉइंट सोर्स होगा, एग्जाम्पल सन का, तो वो क्या बनाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। सिलेंड्रिकल कैसा बनेगा? जब सोर्स ऑफ लाइट अगर कोई लीनियर होगा या कोई स्लिट होगा तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। प्लेन वेव फ्रंट जब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो काफ़ी दूर होता है तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। ठीक है, पॉइंट या स्लिट बहुत दूर लाइक करता है तो वो कैसा वेव फ्रंट बनाता है? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब उसके बाद है ह्यूजन प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसको ह्यूजन प्रिंसिपल होता क्या है? ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट जो स्प्रेड हो रहा है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हर पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट का एक्ट करता है एज ए सोर्स, और फिर वही जो है न्यू डिस्टर्बेंस को पैदा करता है। फिर अगला वाला जो है वो सेकेंडरी वेवलेट कहलाता है। फिर वो उसकी वजह से जो नेक्स्ट वेव बनता है उसको, तो उस केस में वो पहला वाला यानी प्राइमरी वेवलेट बन जाता है, और उसकी वजह से जो दूसरा वेव बन रहा है वो सेकेंडरी वेवलेट बन जाता है। ठीक है, तो टेंजेंशियल सरफेस जो होता है सेकेंडरी वेवलेट का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से ही सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखो इसी चीज़ का, कि मान लो एस एक सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है, तो एस जो था वो मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, तो एस सोर्स ऑफ लाइट है जो कि लाइट एनर्जी को वेव के फॉर्म में सेंड कर रहा है, और ए बी जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है। ए बी कौन सा हुआ? ये पहले वाला, और ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, ये इसकी वजह से ही ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा या सेकेंडरी वेवलेट बनेगा। तो स्मॉल स्फीयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी वेवलेट, जो कि टेंजेंटली ड्रॉ किया जाता है, जो कि कॉमन होता है सभी स्फीयर्स पे, जिसकी वजह से सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा है। इसीलिए A2B2 जो है, A2B2 जो बाद वाला वेव फ्रंट बना वो पोजीशन किस चीज़ का है? सेकेंडरी वेव फ्रंट का है। ठीक है, अब प्राइमरी वाले का कौन सा है? A1B1। ओके, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे किसके बेसिस पे? ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो इस फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक्चुअल में तो वैसे सेकंड लॉ में पढ़ते थे जब छोटे थे, बड़े होके हम फर्स्ट लॉ में पढ़ सकते हैं। अगर फर्स्ट वाला सेकंड हो गया तो सेकंड वाला फर्स्ट, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब मान लो एक्स वाई, ये एक्स वाई नीचे मिरर जैसा जो दिख रहा है, ये मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो है वो इंसिडेंट होता है एक्स वाई पे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो एंगल ऑफ आई वाला जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस फिगर में दिख रहा है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, जो कि मतलब रे आ रहा है और इस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद वो इस हर पॉइंट जो ए बी पे है, ए बी ये जो पॉइंट है, ये पूरा लाइन जो ए बी दिख रहा है, ये एक्ट करेगा एज ए सोर्स ऑफ न्यू सेकेंडरी वेवलेट। तो न्यू सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, मतलब इसी चीज़ को आगे ले आके जब वेव फ्रंट बनाओगे एट आफ्टर टाइम टी, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो बी से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ बी से वो डी पे मान लो पहुँच गया, अगला वाला। ठीक है, तो बी से डी पे पहुँच गया, और सेकेंडरी वेवलेट जो था वो ए से ट्रेवल हुआ डिस्टेंस ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ए डी किसके बराबर हो गया? मान लो बी सी के बराबर हो गया। मतलब प्राइमरी वाला वेव फ्रंट जो था वो सेकेंडरी वाला वेव फ्रंट को बना दिया उसने। तो इस केस में क्या होगा? जो सी डी होगा वो सी डी ये जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो ये सी डी वाला जो है वो रिफ्लेक्टेड, जो डार्क जो दिख रहा है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना दिया उसने। अब टाइम जो लिया वेवलेंथ ने मूव करने के लिए इस बी से सी तक, बी से सी तक जो पहुंचा है वो टाइम पे, तो टाइम इज इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या था? ये बी से लेके सी पे पहुंचा, यानी ये डिस्टेंस बी सी हो गया, अपॉन, और ये सी क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, टाइम स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? यही होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और उसी तरह अगर एडी वाली की बात करें सेकेंडरी दूसरे वाले की, तो उसका भी टाइम क्या हो जाएगा? सेम यही हो जाएगा।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस वाले रे के लिए क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट के लिए, सेकेंडरी वाले के लिए ये डिस्टेंस AD हो गया और नीचे वेलोसिटी है तो इसीलिए C आ गया। ठीक है, और दोनों ही वेव फ्रंट आपस में इक्वल है, मतलब टाइम बराबर लगा दोनों को, तो टाइम बराबर हो गया तो दोनों को इक्वेट कर दोगे और दोनों को इक्वेट करने पे क्या मिला, नीचे C और C कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा कि BC किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रायंगल ACB लेना है। ठीक है, ACB सबको दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल पूरा ACB। ठीक है, तो ये ACB ट्रायंगल में क्या है, साइन I क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ये वाला परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो इसीलिए ये BC अपॉन AC लिख दिया। तो इस केस में BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इंटू साइन I। ओके, और ट्रायंगल अगर ACD ले लिया जाए, अगर ACD अगर ये ट्रायंगल ले लिया जाए तो इसमें साइन R मतलब क्या हो जाएगा, P अपॉन H होता है, P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसमें भी क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, AC। तो इसलिए वो लिख लिया। तो AD जो है इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, AC जो डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC इंटू साइन R हो जाएगा। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ होता था। स्नेल्स लॉ क्या होता था, साइन I इज इक्वल टू साइन R, या फिर अगर मान लिया जाए तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, या क्या होता था, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, साइन I इज इक्वल टू साइन R भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर एंगल बहुत छोटा है, मान लो ना के बराबर, तो ये साइन हटा के हम क्या लिख सकते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। वही तो था फर्स्ट लॉ, एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हुआ करता था। तो स्नेल्स लॉ से डिराइव हो गया नॉर्मल लॉ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अब वेरीफाई करना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजन प्रिंसिपल। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, बेंडिंग ऑफ रेस, जब लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। अब ये प्रूव करना है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। ये भी प्रूव करने के लिए आ जाता है। फिर से वही सेम फिगर जो ऊपर था वही बनाएंगे, और लेकिन इसमें क्या है, ऊपर वाला जो मीडियम लिया है कौन सा, रेयर मीडियम, और नीचे वाला कौन सा है, डेंसर मीडियम। अब AB जो है वो एक प्लेन, ये A से लेके B तक, ये A से लेके B जो डार्क लाइन दिख रहा है, ये AB जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है। तो इसी वे, जैसे प्राइमरी वेव फ्रंट होता था, इसी का सेकेंडरी वाला कहाँ बनेगा, ये वाला वेव फ्रंट बनेगा, CD। जैसे वो स्फेरिकल था, स्फेरिकल में पहला वाला जो कर्व था वो प्राइमरी था, दूसरा वाला सेकेंडरी, वैसे ही स्ट्रेट बना दिया गया है। तो ये स्ट्रेट है AB, यही आगे जाके बड़ा होते जाएगा और क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी वाला वेव फ्रंट हो गया। तो हर पॉइंट AB पे जो है वो सोर्स है नए न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, जो कि CD, जिसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, अब वेवलेट जो है B से मान लो C पे पहुंचेगा एट टाइम T। अब उसके बाद A एज सेंटर लोगे और उसके बाद AD एज ए रेडियस और ड्रॉ करोगे स्फीयर। अब ड्रॉ करेंगे टेंजेंट C से, तो C से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर से जैसे अभी ऊपर किया था नीचे भी वही करना है दोबारा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, वहाँ C ले लिया था, यहाँ V1 लिख दिया है, तुम चाहो तो C भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो वेव फ्रंट के लिए था सेम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसमें भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही कर लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों को, टाइम तो बराबर ही लेगा दोनों वहाँ पहुँचने के लिए, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो उसके बाद डिस्टेंस अगर मान लो वेलोसिटी अलग अलग है दोनों की, वहाँ पे सेम था, यहाँ पे अलग अलग ले लिया, इसलिए V1 V2 ले लिया है। तो V1 V2 को एक साइड ले लो, ये V1 जो डिवाइड हो रहा है वो वहाँ ऊपर चले जाएगा, और ये AD जो है यहाँ से नीचे चले जाएगा लेफ्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC अपॉन AD किसके बराबर आ जाएगा, V1 बाय V2 के। ठीक है, इक्वेशन 1। उसके बाद ट्राइंगल ACB में अगर आप बात करो, ठीक है, ध्यान से देखो, ACB कौन सा है, ऊपर वाला ट्राइंगल ACB दिख गया, ACB, एंगल I भी दिख गया होगा,
ठीक है। तो उसके बाद ACB में साइन आई किसके बराबर होगा, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC इजिकल टू क्या हो जाएगा AC इंटू साइन आई, और फिर ACD वाला नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल में फिर से वही लगाना है, साइन R कितना होगा, तो ये साइन R है तो ये R किसके बराबर हो जाएगा, ये भी P अपॉन H के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, AC कट जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, BC अपॉन AD हो जाएगा, और BC अपॉन AD किसके बराबर था, V1 अपॉन V2 के बराबर था। तो मैं लिख सकता हूँ साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू V1 बाई V2, ठीक है। अब उसके बाद इस टर्म्स में जब लिख लोगे तो अगर ध्यान से देखो तो वेलोसिटी इन अ मीडियम, और यहाँ पे इंटू C है, एक ये C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये दूसरा उसका भी सेम है। उसके बाद फिर क्या होगा, C बाय V2 अपॉन C बाय V1, कैसे हुआ, C से मल्टीप्लाई किया था पहले, है ना, फिर इसको क्या लिख लिया, ऊपर वाले को C बाय V2 भी लिख सकता हूँ मैं, है ना, C बाय V2, अगर एक ही तो बात है, C ऊपर है V2 नीचे है, तो मैं इसको C बाय V2 भी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, C बाय V1 भी लिख सकता हूँ, तो V1 ही ऊपर जाके ये है, रीअरेंज कर दिया। अब C अपॉन V होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसीलिए न्यू2 लिख लिया है, और दूसरा C अपॉन V1 था यानी न्यू1, तो न्यू2 अपॉन न्यू1 किसके बराबर हो गया, न्यू के बराबर हो गया, ठीक है। तो यह न्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ यही होता है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूफ करोगे आज की डेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे बेटा इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और एक्सप्लेन करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस का 1 मिनट बाद। तब तक इसको अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद शुरू करेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, जैसे आशीष ने एक लाइट जलाई रेड कलर की मान लो, राहुल ने फिर चला दी ग्रीन वाला, तो दोनों एक दूसरे की वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी या इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। अगर दोनों ने ही रेड कलर जलाया होता तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती, वेवलेंथ भी बढ़ जाता, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता और इंटेंसिटी भी बढ़ जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिनोमिना है बेटा ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर लाइट वेव्स, कहने का मतलब वही है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइट वेव्स जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं और फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ऑबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ना ही क्रिएट हुई ना ही डिस्ट्रॉय हुई, ऑल्दो इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी को एक्सप्लेन करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ही, कि जो लाइट आ रही है वेव्स की वो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है। कोहेरेंट मतलब दो ऐसी लाइट है जिनकी वेवलेंथ सेम है, तो ऐसे ही लाइट को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेज, और ये ऑबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरफेरेंस पे ही बेस्ड है। थॉमस यंग ने 1801 में परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इंटरफेरेंस के फिनोमिना को। एक सोर्स जो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट था वो इल्यूमिनेट करता है, एक नैरो स्लिट पतला सा छेद कर देते हैं, मान लेते हैं A और B, 2 फाइन स्लिट है, यहाँ दिख रहा है 2 छोटे छोटे से छेद है, ये है ना, ये 2 छोटे छोटे से छेद कर दिया। अब यहाँ से एक लाइट आ रही थी, अगर मान लो यहाँ टॉर्च है, तुमने एक टॉर्च से लाइट दे रहे हो और आगे कार्डबोर्ड लगा दिया मैंने, और वहाँ से भी एक छोटा छोटा सा स्फेरिकल छेद कर दिया छोटा सा, जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो कैसे फैलेगी, ऐसी फैलेगी, इस छेद से जो लाइट जाएगी ऐसे से करके फैलते जाएगी, और इस छेद से जो लाइट जाएगी वो ऐसे से करके फैलते जाएगी, ठीक है। तो उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, तो इंटरफेरेंस इसकी वजह से क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ये लाइट जो ऐसे से फैल रही थी और ये भी लाइट फैल रही थी, फिर यहाँ देख रहे हो दोनों एक लाइट एक दूसरे के ऊपर आ गई, मतलब दोनों ने एक दूसरे पे में क्या किया, इंटरफेरेंस किया, है ना, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस कर दिया, है ना। ये फैलते जाएगी लाइट, ये भी फैलते जाएगी, तो यहाँ इतने पोर्शन में एक के ऊपर एक ओवरलैप होगी, उसी को बोलते हैं दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया, ठीक है।
और मान लो तो वेव जो है आपस में वो क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, सेम, तो उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी, जो कि दोनों का ही सेम था ए और बी लाइट का। तो अब सॉलिड कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रेस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्रेस्ट पता है ना बेटा सभी को, नीचे वाले को क्रेस्ट कहते हैं, ऊपर वाले को ट्रफ कहा जाता है। अगर वेव बनेगा जैसे करंट में बनाते थे एसी में, ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ कहा जाता था। तो अब इसमें जब बनाया जाता है, जब क्रेस्ट एक वेव का फॉल करेगा क्रेस्ट पे दूसरे के, तो ट्रफ जो है एक वेव का फॉल करेगा ट्रफ दूसरे वेव का, मतलब दोनों का क्रेस्ट एक के ऊपर। कहने का मतलब क्या है इस इंग्लिश का, कि अगर ये मान लो दो वेव है, ये देखो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ जो दोनों हैं, ये ऊपर वाला क्रेस्ट नीचे वाला ट्रफ, तो अगर एक दूसरी लाइट आ जाएगी और उसमें भी मान लो सब कुछ एकदम सेम सेम हुआ, सेम सेम अगर हुआ है ना, तो इसमें भी क्या है क्रेस्ट क्रेस्ट, तो अगर इस दोनों को मैं ओवरलैप कराऊं, दोनों एक साथ आएंगी, तो क्या होगा, दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएगा, यही बोल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर एक वेव है उसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी उतनी ही है जितना दूसरे वाले लाइट की है, और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज अगर करेंगी तो उनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब कुछ सेम रहता है, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। बस इंटेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक, इंटेंसिटी बढ़ जाता है। जबकि दूसरे हैंड में क्या होता है, और उसके बाद इंटेंसिटी क्या है, ब्राइट स्पॉट दिखेगा, ये जो दिखेंगे ये ब्राइट स्पॉट दिखेगा। और ये स्क्रीन है, स्क्रीन ये वाला है, ये जहाँ स्लिट किया है, तो स्लिट और स्क्रीन का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो कैपिटल डी से लिया जाता है, और ये छोटे छोटे जो स्लिट है इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस लिया जाता है वो स्मॉल डी से लिया जाता है, ठीक है। वहाँ अपने नोट्स में स्मॉल डी लिख लेना, ठीक। तो जहाँ जहाँ लाइट फॉल करेगी, यहाँ देख रहे हो एक दूसरे के ऊपर फॉल कर गया है, एक दूसरे को फॉल कर गया, तो यहाँ ज़्यादा लाइट हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट होगा, तो इसको कहेंगे ब्राइट फ्रिंजेस। और जहाँ लाइट नहीं पहुँच रहा है, अंधेरा अंधेरा या छाया छाया सा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंजेस। अब ये एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ के लिए। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज नाम है इंसान का, उसकी चौड़ाई या विड्थ, ये डिस्टेंस जो है दो नियरेस्ट ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस, यानी ये मान लो अगर ये है तो डार्क या डार्क और ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है फ्रिंज का विड्थ, ये फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। अब मान लो एक यहाँ से छेद किया, एक यहाँ से छेद किया, जिसको स्लिट भी कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है, तो बीच वाला जो है डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस d/2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा d/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है y, और यहाँ से यहाँ तक तो d/2 है, यहाँ से यहाँ भी d/2 है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D है, ओके। उसके बाद जैसा कि फिगर में दिखा हुआ है, तो पॉइंट O जो है, अगर ध्यान से देखोगे तो पॉइंट O वो इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब Q से भी और R से भी, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द वेव जो कि 0 तक पहुंच रहा है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस यानी लैम्डा 0, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, d/2 है, दोनों को अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, d/2 माइनस d/2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0 है, ठीक है। और उसके बाद उसको बोलते क्या है, पॉइंट O जो है वो पोजीशन क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको इस पॉइंट का नाम क्या है, फिगर में अपने लिख सकते हो कि इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लो P जो है एक पॉइंट है, P जो है वो एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम O, मतलब O से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, y मान लिया गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया डिस्टेंस, इसलिए y मान लिया गया है। अब अगर ध्यान से देखोगे पाथ डिफरेंस,
तो पाथ डिफरेंस होगा कि कितना होगा, ये बी से लेके पी तक, ये बीपी दिख रहा है, ये बीपी में से माइनस करोगे इस एपी को, तो फिर क्या निकल जाता है, पाथ डिफरेंस। अब कैसे निकालेंगे, अगर ध्यान से देखो करना क्या है, पाथ डिफरेंस मैंने क्या बोला, अब मेन समझने वाली चीज़ है, मैंने बोला पाथ डिफरेंस होता है ये डिस्टेंस में से माइनस करना है ये डिस्टेंस, पर डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, साइड साइड वाला दे रखा है, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा कि नहीं। मान लो पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस, अब ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी, ये सॉरी ये वाई प्लस डी बाई टू, उसका होल स्क्वायर, तो फिर ये डिस्टेंस निकल जाएगा। और फिर जब ये डिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए मैं ये वाला चीज़ यूज़ कर लूँगा, इतना पोर्शन, ये राइट एंगल दिख रहा है ना, ये राइट एंगल ये वाला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यूज़ करूँगा तो कैसे यूज़ करूँगा, सेम ऐसे ही जैसे किया था, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर से डी स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस क्या लिखूँ लूँगा मैं, ये पी क्यू कितना लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है, ठीक है, वाई में से माइनस कर दूंगा इतना डिस्टेंस डी बाई टू, तो ये वाला डिस्टेंस भी मिल जाएगा मुझे, पी क्यू मिल जाएगा, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बस वही वैसे ही निकालना है नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से। ये रहा जो अभी मैंने बताया, ठीक है, ये पहले ए पी स्क्वायर निकाल लिया, फिर बी पी स्क्वायर निकाल लिया, और फिर इसमें से दूसरे वाले के स्क्वायर को माइनस कर दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और उसके बाद ये खोलना आता ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये भी, तो इसको जब खोलोगे जब काटोगे तो इतना कटम कुटुम नहीं करोगे, बस यहाँ तक लिख लोगे, फिर अंदर और डायरेक्ट बस याद रख लेना 2y_d हो जाता है, ताकि इतना इसमें नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, अगर ध्यान से एक एक चीज़ करोगे तो पेपर में कोई नहीं करता, अभी कर लोगे, अभी टाइम है तो, है ना, घर में जाके, क्योंकि एग्जाम में याद हो जाएगा कि भाई जब इसको जब खोल लेते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, फिर माइनस का साइन है तो अंदर के सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट लिख देना कि कितना आता है 2y_d, इतना ही आएगा, बाकी सब चीज़ कट जाता है, तो अपने वाले में से जो y_d वाला है बस उसको उठा लेना, ठीक है, बाकी सब चीज़ कट जाएगा। अब अगर इसको खोलोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, इज इक्वल टू ये आ गया 2y_d। अब अगर बी पी माइनस ए पी पूछेंगे तो ये वाला जो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी पी प्लस ए पी उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर अपना फिगर में चेक करोगे तो बी पी है कितना, बी पी और ए पी है कितना, सॉरी कितना है, डी और डी है ना, तो उस डी डी को रख लेना और 2d हो जाएगा, फिर 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो dy/d आ जाएगा, यही डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद केस वन क्या है, मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़ गया और उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगे, मतलब वो चमकता चमकता सा फ्रिंजेस दिखेगा, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि पार्ट डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए, और लेमडा की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3, तो n की जगह डालते जाना, मतलब dy/d इज इक्वल टू n लेमडा होता है, तो n की जगह क्या डाल दोगे, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2, और कुछ कुछ आते रहेगा y का वैल्यू, ठीक। उसके बाद n 0 होगा तो कैलकुलेट कर लोगे ना, उसके बाद पुट तो करना आता है सभी को। उसके बाद फ्रिंज विथ बीटा निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आया हमारा, dy लेमडा अपॉन d, ठीक है, ये है फ्रिंज विथ, अगर बीटा पूछे तो ये आ जाएगा 2d लेमडा अपॉन डी में से माइनस करोगे d लेमडा अपॉन डी, तो d लेमडा अपॉन डी आएगा, ओके। उसके बाद है केस टू में क्या है, डार्क फ्रिंजेस, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो है वो एक ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का, ठीक है, λ/2 का।
तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, सेम वही डी लेमडा अपॉन डी को नॉर्मली डार्क वाले में जब करते हैं तो फिर क्या किससे इक्वेट किया जाता है, 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2, यानी ऑड नंबर हो जाता है। अगर देखोगे ध्यान से, अगर n में 1 लेता हूँ तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 है ना। अगर 2 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो 5 लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यही होता है, याद रखना पड़ता है कि अगर ब्राइट वाला पूछेगा तो वो तो एन डी लेमडा अपॉन डी होल नंबर सारे, और अगर ब्राइट वाला अगर पूछ रहा है तो डार्क वाला अगर पूछ रहा है तो 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2 के साथ इक्वेट कर देना है अपने पार्ट डिफरेंस को। ठीक है, बस ये दोनों कंडीशंस याद रखने हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इस बार रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स कम हुए हैं, तो जिसकी वजह से पहले ज़्यादा टॉपिक्स थे तो आते थे उनमें से तो ये रह जाता था, लेकिन बहुत पहले ये भी आता था। तो इस बार रे ऑप्टिक्स का पोर्शन कम हो गया है, तो समझ लो वेव ऑप्टिक्स का बढ़ गया है, तो ये आने के पूरे चांसेस है इस बार। लास्ट 3 साल से नहीं आया है, 3 से 4 साल से नहीं आया ये क्वेश्चन, तो इस बार तुम्हें आएगा ही आएगा, तो अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और फिर अगर कोई पूछेगा ये बीटा या बीटा किसको कहा जाता है, फ्रिंज विड्थ को, तो बोलेगा फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो एक डार्क बैंड और दूसरे डार्क बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है, या एक ब्राइट बैंड और दूसरा ब्राइट बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है, उसी को बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। बीटा से डिनोट करते हैं डी लेमडा अपॉन डी, और डी लेमडा अपॉन डी है, तो ये अगर किस पे डिपेंड है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है ना। लैम्डा पे, बड़े वाले डी पे, छोटे वाले डी पे, तो ये क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, यानी लैम्डा पे, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट यानी छोटा वाला डी पे, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और द स्क्रीन यानी बड़े वाले डी पे। इन तीनों चीज़ों पे फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है। ओके, अब उसके बाद है कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मान लो डिस्प्लेसमेंट दो लाइट वेव्स का दो कोहेरेंट सोर्स से साइनसोइडल फॉर्म में अगर लिखना है, तो एक का क्या हो जाएगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t, दूसरा क्या हो जाएगा b sin ओमेगा t प्लस 5, जहाँ छोटा a एंड छोटा b जो है वो एम्पलीट्यूड है दो वेव्स का। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस रिजल्टेंट वेव का निकालेंगे तो y किसके बराबर हो जाएगा, y1 प्लस y2, तो मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये a sin ओमेगा t तो a sin ओमेगा t ही है, पर इसके लिए फिर से वही मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला है। तो साइन a प्लस बी होता क्या है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो बस वो फॉर्मूले में लगा के खोल दिया, और उसके बाद a sin ओमेगा t वैसा का वैसा ही है। ये b जो है इंडिविजुअली एक एक से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे के साथ होगा तो b इधर आ गया, फिर b इसके साथ होगा तो b इधर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखो a प्लस बी कॉस फाई, a प्लस बी कॉस फाई किसका आएगा फॉर्मूला, कॉमन ले लिया है, a sin ओमेगा t था, है ना, तो a प्लस बी कॉस फाई, क्योंकि साइन ओमेगा t दोनों जगह दिख रहा है कि नहीं, साइन ओमेगा t जो है वो इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, तो साइन ओमेगा t मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, a और b कॉस फाई, यही बचेगा ना ये वाला, और प्लस जो अकेला रह गया ये b साइन फाई कॉस ओमेगा t, इसको वैसे ही लिख देंगे। और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी कॉस फाई जो होता है वो r कॉस थीटा के बराबर होता है, और b साइन फाई जो होता है ये r साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं साइन थीटा इन कॉस थीटा के फॉर्म में अगर लिखता तो फिर मैं r कॉस थीटा साइन ओमेगा t लिख लेता, और दूसरा वाला r साइन थीटा कॉस ओमेगा t, मतलब इसी में पुट कर दिया है ना, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। उसके बाद फिर क्या है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर से फॉर्मूला बन गया, r बाहर कॉमन ले लो, r बाहर आ गया। अब ये फॉर्मूला किस में चेंज हो गया, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, तो ये साइन है, ये रहा ए और ये रहा बी, इसी को कहा जाता है हार्मोनिक वेव, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, आर। इंपॉर्टेंट है, एक बार हाथ से तुम्हें करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग करो दोनों को और ऐड करो दोनों साइड में, तो अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना,
फॉर्मूला होता है मैथ्स में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस और आर स्क्वायर बाहर था तो उसको वैसे ही रहने दिया, और इनको फिर खोल देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दूसरा वाला जो है जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर है। उसके बाद इसमें से भी अगर देखोगे तो ए स्क्वायर को बाहर ले, ये तो बाहर ही है, इसमें से बी स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी लाइट का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इससे पता लगता है क्योंकि आर ये जो पूरा है ये इंटेंसिटी बता रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आई जो है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई के बराबर होता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम होना चाहिए इंटरफेरेंस, है ना, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमम होना चाहिए इंटरफेरेंस लाइटों के बीच में। तो इंटेंसिटी जिसका मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा। तो फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम किस पे होता है, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे होता है, तो इसलिए 0 डिग्री ले लिया, एक बार 180 ले लिया, 360 ले लिया, उसके बाद 4 × 180, मतलब 0, 2 पाई 4 पाई याद रखो। और अगर फेज डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होना चाहिए था, 2 पाई का। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेस एंगल हमेशा ही कितना रहता है, 2 पाई का रहता है। 2 पाई मतलब कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री वेव में कैसे बनता है पता है सभी को। ये देखो, मैं बोलता हूँ एक वेव, जैसे अगर ये जा रहा है ऐसे करके वेव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 180, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 180, तो टोटल कितना हो गया 360। तो हम बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट ही हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ आया और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो हो गया ना एक साइकिल कंप्लीट। तो एक साइकिल ले लिया जाता है। तो फेज डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रहता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेस एंगल 2 पाई के बराबर होगा, जब पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तब। तो हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 अगर देखो तो फाई एक बार 2 पाई एन है और यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स है। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो 2 पाई कट जाएगा, तो एक्स बाई लेमडा इज इक्वल टू एन आ जाएगा। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा डिराइव हो गया। किसके लिए कंडीशन है, इंटेंसिटी कब मैक्सिमम रहेगी उसके लिए कंडीशन है ये। ठीक है, केस 2, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम हो जाएगी, जिसके लिए कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम कब रहेगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस फाई, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई, क्योंकि कॉस 180 पाई मतलब 180 डिग्री, 180 क्या होता है -1 सबसे कम। तो इसलिए एंगल मिनिमम किस पे होता है, मैक्सिमम किस पे होता है, ये पता होना चाहिए। कॉस मैक्सिमम किस पे होता है, 1 पे, और मिनिमम किस पे होता है, -1 पे। ठीक है, तो इस केस में जब डिस्ट्रक्टिव रहता है, ऊपर बता दिया था ना 2n+1, वहाँ λ/2 था, और अब ये पार्ट डिफरेंस के बारे में बात हो रही इसलिए पाई हो गया, फेज डिफरेंस के बारे में बात हो रही इसलिए पाई हो गया। ठीक है, अब फेज डिफरेंस अगर फाई है तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, इसके साथ इक्वेट करोगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स को इसके साथ इक्वेट कर दोगे 2n+1 पाई के साथ। तो जो जो कट रहा होगा काट देना, पाई पाई कट रहा है काट दो, है ना, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, तो पाई पाई कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n+1 पाई लेमडा अपॉन 2 पाई। तो पाई पाई यहाँ से काट देना, तो ये बचेगा 2n+1 लेमडा अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए हो गया। कंस्ट्रक्टिव के लिए तो dn लेमडा अपॉन d, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, x मतलब पाथ डिफरेंस। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, अगर मान लो स्लिट आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कहीं पे भी पूछ रहा है तो वो a+b का होल स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर आता है। ये कंस्ट्रक्टिव वाला है प्लस,
और ये माइनस वो जो है वो किस चीज़ का है, डिस्ट्रक्टिव वाला है इंटरफेरेंस का। ओके, उसके बाद कंडीशन सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या ज़रूरत है कि दो सोर्स जो लाइट का है वो कोहेरेंट होना चाहिए, टू सोर्स ऑफ लाइट जो है बेटा वो एमिट करे वेव, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो है वो इंटरफेरिंग वेव का इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस जो है स्लिट और स्लिट्स के बीच में वो बहुत छोटा होना चाहिए, और इंटरफेरिंग वेव ट्रैवल करना चाहिए अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये कंडीशंस है अच्छा इंटरफेरेंस होने के लिए। तो अगर ये कंडीशन मेंटेन रखोगे तो लाइट का इंटरफेरेंस अच्छी तरीके से होगा। ठीक, अब उसके बाद एक बस इसमें रह गया, इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा, डिफ्रैक्शन रह गया सर, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल स्लिट वाला, तो एक टाइम पे कोर्स से हटा दिया था, इस बार दोबारा आ गया है शायद, तो इसको ज़रूर करेंगे क्योंकि इसमें से तो कोई डिलीटेड क्वेश्चन नहीं है वेव ऑप्टिक्स में से, एक बार फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, और पोलराइजेशन, पोलराइजर क्या होता है, ठीक है, मैलस लॉ भी देख लेना क्योंकि बहुत पहले कोर्स से हटा दिया गया था, क्या पता फिर से ले आए हों वो। ठीक है, मेलस लॉ भी होता है, और पोलराइड का यूज़। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए गुड डे।